सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सूर्य उपासना का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख लाए, समृद्धि लाए, नई ऊर्जा का संचार करे। उत्तरगामी सूर्य देव से मैं यही प्रार्थना करता हूं। इन शब्दों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट लिखा, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व घुघुती त्यार और उत्तरायणी की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती त्यार और उत्तरायणी की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। इष्ट देवी देवताओं का आशीष सदैव आप सभी पर बना रहे, मैं यही कामना करता हूं। खबर देहरादून से, जहां कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन 12 बजे से शुरू होगा, बता दें आपको, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन जीएमएस रोड स्थित चौधरी फार्म में किया जाएगा। इसके बाद शाम 4:55 पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। सीएम धामी इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते दिखाई देंगे। ये कार्यक्रम देहरादून स्थित राजभवन में ही किया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर देश विदेशों के हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ये श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मां गंगा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए थे। श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए, शक्ति मंदिर में जाकर भी उन्होंने दर्शन किए और मंदिरों में दर्शन के बाद मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे थे। और इस तरह से मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। धर्मनगरी में आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर साल का पहला गंगा स्नान जो हो रहा है, इसलिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। सुबह सवेरे से ही वहां गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। पुण्य अर्जित इस तरह से करते हुए वो नजर आ रही हैं। बता दें आपको, मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीदें हैं, जिसके मद्देनजर अरेंजमेंट्स भी वहां उसी हिसाब से किए गए। पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी की हुई है। पूरा मेला क्षेत्र को 8 जोन में 28 सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं जिला पुलिस के 400 जवान, पीएससी की 3 कंपनियां और अन्य जिलों से भी आए 1000 पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किया गया है, ताकि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। संजय पुंडीर हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। संजय, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कैसी तस्वीरें आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर उमड़े हुए नजर आए आस्था की डुबकी लगाने के लिए? आज देश भर में मकर का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए, क्योंकि हरिद्वार देश की धार्मिक राजधानी है। यही वजह है कि हर कोई यही चाहता है कि साल का पहला स्नान धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचकर और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही मनाया जाए। यही वजह हम लगातार देख रहे हैं, कई दिनों पहले से ही जो हरिद्वार की पुलिस है, प्रशासन है, अपने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ दान पुण्य कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, यानी किसी तरह की कोई चूक यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। जी शिल्पा, तमाम इंतजामों के बीच वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, प्रयागराज की तरह पर जिस तरह से महाकुंभ भी हो रहा है, तो लोगों का प्रयास होगा कि जो वहां पर नहीं जा पाए, कम से कम यहाँ प्रदेश के अंदर जो गंगा घाट है वहां जाया जा सके, वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा सके।
तो यही चाहता है कि प्रयागराज में एक महाकुंभ है और 144 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है। हालांकि महाकुंभ के चलते इस बार हरिद्वार में जो भीड़ है, यानी जो श्रद्धालुओं की कमी देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु है सुबह 4 बजे से ही यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पंडा पुरोहित भी यहाँ देखे जा सकते हैं, वो भी उनकी विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। और सनातन धर्म की माने तो इस पर्व का खास महत्व हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर, इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने तेजी पकड़ ली है, वहीं चुनाव आयोग भी अब इसे लेकर अपनी एक्टिवनेस बढ़ाते हुए राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राज्य आयोग ने वोटिंग के दिन यानी कि 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस अवकाश की घोषणा लोगों की सुलभता के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए की गई है, ताकि उन्हें वोट डालने में दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें काफी हद तक सहूलियत हो जाए। और अब खबर अगली हरिद्वार से है, जहां नगर निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जो पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने 22 बागी कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा ने इस फैसले के जरिए सख्त संदेश देने का भी काम किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का मुद्दा गर्मा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगजीतपुर चौकी पर एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। मेडिकल कॉलेज के गेट तक वो जा पहुंचे। इस मौके पर तैनात पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों को वहां पर रोकने में नाकाम रही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जनता को ठगने का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में चुनावी आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। बता दें, कांग्रेस विधायक रवि बहादुर भी यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे पीपीपी मोड के जो निर्णय है उसके विरोध में एनएसयूआई की तरफ से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन ये करा गया था। तो हमारे द्वारा इनको समझाया गया कि आचार संहिता लागू है, 144 लगी हुई, जिसको 163 बीएनएसएस बोलते हैं। अब इनको समझाया गया, तो उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो अब देखिए अब कार्रवाई की जाएगी। इनका तो ये कहना था कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और हमें बच्चों से मिलने दिया जाए। हमारे द्वारा समझाया गया इनको कि भाई बच्चे अपनी क्लासेस में हैं, वहाँ पे पढ़ाई को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ये कॉलेज का माहौल होता है उसको ख़राब मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग इधर पे आए। तो है कि सबको वीडियो और फोटोज वगैरह हैं ही, तो उसमें जो भी कार्रवाई लाएगी अमल में लाई जाएगी। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि आपने नगर निगम की करोड़ों रुपए की ज़मीन ले ली, सरकारी पैसा जो हमारी गाड़ी कमाई, जो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो आपने लगा लिया। और ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा दिल्ली का क्या प्रेशर था मुख्यमंत्री जी पे, जो उन्होंने जो है प्राइवेट इसको जो है दे दिया। लिख के दे रहा हूँ, आप शिक्षा महंगी होगी 110%। जो नीट का टॉपर है वो प्राइवेट कॉलेज में क्यों आएगा? इस तक चुनाव है, चुनाव में जाएंगे, लोगों को बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को, हरिद्वार नगर निगम के लोगों को, इस पूरे प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। और 23 के बाद जैसे आचार संहिता वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट होती है 25 को, उसके बाद हम यहाँ पे धरने प्रदर्शन तेज करेंगे। और खाली ये सड़क तक नहीं रहेगा, ये सदन में मामला उठेगा। लोग आकर के यहाँ पर हालात जानना चाहते थे कि वास्तविक यहाँ पर वर्तमान में हालात क्या हैं। हमारा आज कोई भी उद्देश्य प्रदर्शन करने का नहीं था, लेकिन प्रशासन ने जबरन हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और फिर मजबूर होकर के हमें नारेबाजी करनी पड़ी। हम यहाँ बच्चों के अभिभावकों से मिले हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। और इस सरकार के इस निर्णय से जो लोगों को सस्ता जो इलाज मिलना था, उनका वो अधिकार भी छीन गया है। और जो एक आम परिवार का बच्चा जो नीट क्वालिफाई करके और लगातार संघर्ष करके पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनने का सपना जो इस देश में देख सकता था, उसको सपना देखने के उसके अधिकार को भी छीना गया है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी अपनी अपनी जीत का भी दावा ठोकती हुई।
एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हमें सरकार के काम के अनुसार जीत मिल रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि सरकार ने दरअसल पिछले कुछ सालों में जो लोगों के विकास के जुड़े हुए कार्य किए हैं, उसी के आधार पर उन्हें प्रचंड जीत मिल रही है, एक बार फिर से मिलेगी, ये दावा करते नजर आए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 23 जनवरी यानी कि वोटिंग के दिन अवकाश की भी घोषणा कर दी है, ताकि लोगों को वोट डालने में कोई दिक्कत ना होने पाए। हरीश खनड़ा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। हरीश, जबरदस्त तैयारियां यहाँ चुनावों को लेकर, और इसी के मद्देनजर उस दिन यानी कि 23 जनवरी को वोट डालने में लोगों को परेशानियां ना हो, अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। किस तरह की सरगर्मियां वहां फिलहाल? और देखिए शिल्पा, जिस तरह से बात करें तो अब महज कुछ ही दिन चुनाव में बच गए हैं, वोटिंग में बच गए हैं, और अभी से जो तैयारियां हैं वो बहुत जोरों से यहाँ पर चल रही हैं। खासतौर पर हम 23 जनवरी की बात करें, क्योंकि आज से सिर्फ 10 दिन बाकी बच गए हैं। चुनाव प्रचार को लेकर के धार देने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें शिल्पा, तो यहाँ पर दो मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच इस समय महासंग्राम होने जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमना सामना यहाँ पर देखा जा रहा है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पूर्व में हुए काम को लेकर के जो सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनके अवैध में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो सरकार की और जो बीजेपी की जो नाकामियां हैं उनको जनता के सामने लेके जा रही है, और उस पक्ष में वोट की मांग लोगों से कर रही है। और जैसे चुनाव आयोग की अगर बात करें सिल्वा, तो यहाँ पर 23 जनवरी को अवकाश की भी घोषणा हो चुकी है, और जिस तरह से 23 जनवरी की अगर बात करें तो उस दिन बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे, और ऐसे में चुनाव आयोग का भी लक्ष्य है कि 100% वोट यहाँ पर किया जाए। इसको लेकर के लोगों अच्छा, को जो जागरूक बीमार किया लोग जाना है, लोगों से हैं, अपील जो की घर जानी परिवार है कि में अपने बड़े घरों से बुजुर्ग हैं, बाहर निकल जो के वोट डालने में असमर्थ हैं, दिक्कत परेशानियां महसूस करेंगे, उनके लिए क्या अतिरिक्त इंतजामात चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं या फिर पार्टीज की तरफ से किए गए हैं? देखिए, हर बार ही शिल्पा, जिस तरह से जो वोटिंग होती है, जो चुनाव होते हैं, तो उस दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। चुनाव की जो नगर निगम के जो चुनाव होने हैं, वहां पर जो प्रशासक होंगे उनके तरफ से तैयारियां की जाती हैं, और ऐसे में एक तरफ जहां जागरूकता लोगों को दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जाना है, तो दूसरी तरफ जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जो व्हीकल है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और ठीक है। बुजुर्ग हों या फिर कोई विकलांग हो, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि लोग पोलिंग बूथ तक पहुँच सकें, और लोगों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, और लोग अच्छे से अपना वोट कर सकें। और इसी तरफ में अगर आप बात करें तो 23 जनवरी को अवकाश की भी घोषणा हुई है। तो ऐसे में इसीलिए ये माना जा इसी रहा है बात को कि लेकर क्या आपकी जिस तरह वहां से जो चुनाव मौजूद लोगों से बातचीत हुई होगी, तो उनका क्या कहना है? यानी कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि देखिए छुट्टी हमने दे दी है, अब आपको वोट डालना पड़ेगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वह जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक जो छोटी निकायाँ होती हैं, क्योंकि प्रथम सीढ़ी होती है, जिस समय विकास की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर, चाहे वो वार्ड की बात करें, चाहे वो नगर निगम की बात करें, या फिर नगर पालिकाओं की बात करें, या फिर हम छोटी-छोटी इकाइयों की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये बहुत मुख्य चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने गली मोहल्ले का विकास किस तरह से किया जाए। इसको बिल्कुल। लेकर के कहीं न कहीं बड़ी भूमिका जो नगर निगम की होती है, नगर पालिकाओं की होती है, नगर पंचायतों की होती है। तो इसी तरफ यही एक बहुत बड़ा साधन है कि यहाँ पर लोग अच्छे लोगों को चुनें, और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर वोटिंग हो, और ठीक है। जो लोग जो जन मुद्दों को लेकर के इसी उम्मीद के सरकार साथ के ये पास फैसला जाएंगे, लिया गया उन है। जगहों चलिए, का बहुत विकास। शुक्रिया आपका हरीश खनड़ा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के जगजीतपुर में चाइनीज मांझे से युवक की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने करीब 200 पेटी चाइनीज मांझा जब्त करके उसे नष्ट कर दिया। प्रशासन ने यह कदम चाइनीज मांझे से हो रहे खतरों को देखते हुए उठाया है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक और कांच के मिश्रण से बना होता है, जो पतंगबाजी के दौरान जानलेवा साबित हो सकता है, कई बार हुआ भी है।
वहीं प्रशासन ने इससे बचने की सलाह लोगों को दी है और इसके इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की गई है। उधर चमोली में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग और फायर सर्विस ने वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान जैसे सामाजिक लोगों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं, उसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वनाग्नि के दौरान उपयोग में आने वाले फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर बकायदा वहां मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 200 से ज्यादा वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला एवं युवक मंगल दलों को फायर सेफ्टी शूज भी वितरित किए गए। हमको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी गई है वनाग्नि के विषय में दी गई है, सारी हमें यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। लेकिन हम अपने वन पंचायत सरपंच अभी अपने वन विभाग कर्मचारियों से थोड़ा नाराज़ हैं कि जो हम हमेशा जनता का उनका साथ देते हैं। वनाग्नि में जब आग लगती है, अपनी महिला मंगल दल सबको लेके चलते हैं एक साथ, अपना सब घर का काम छोड़ छाड़ के परेशान रहते हैं, लोगों की गालियां खाते हैं। लेकिन हमें एक मृतक पद दिया गया है जिसमें हमारी कोई नहीं सुनता है, केवल हमें गालियां मिलती हैं। तीसरा दिन था इस कार्यक्रम का जिसमें वनाग्नि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कार्यक्रम हो रहा है वो पुलिस विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा ग्रामीण विभाग और जो राजस्व विभाग है, इनके समन्वय में हो रहा है। जिसमें कि हमारा जो इसमें होप यही है कि जो गांव के तमाम लोग हैं उसमें कमेटियां बनाई जाएं ताकि जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और उनको जो निश्चित जो गतिविधियां हैं जिससे कि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके और कम करा जा सके, उसी के संदर्भ में ये ट्रेनिंग दी गई है और अभी आगे भी दी जाएगी। अभी ये दशोली ब्लॉक के लिए किया गया है, आगे अन्य ब्लॉकों के लिए भी, अन्य स्थानों पे भी भविष्य में ट्रेनिंग दी। इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले लोगों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपदा से ट्रैक सूट और पानी की बोतल और जूते सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कुछ कम पड़ गए हैं तो उनका नाम और हमने फ़ोन नंबर और पता लिख लिया है, उनके घरों पे पहुंचवा दिए जाएंगे। वैसे कल 150 शूज और मतलब पहले दिन 100 और ट्रैक सूट और 200 पानी बोतल अब तक दी जा चुकी हैं जो प्रतिभागी आए थे। और लंच की व्यवस्था विकास विभाग द्वारा की गई है और टेंट वगैरह की व्यवस्था इसका वन विभाग द्वारा, तो कोऑपरेशन से काम बहुत अच्छा हो रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एरोवन फार्मास्यूटिकल कंपनी में ड्रग विभाग ने रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान कंपनी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई। विभाग ने कंपनी में चल रहे सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए। इस दौरान दवाइयों के कई सैंपल्स को भी जांच के लिए भेजा गया है। इंतजार किया जा रहा है जांच रिपोर्ट के आने का। ड्रग्स विभाग के मुताबिक समय समय पर इस तरह की रूटीन चेकिंग होती रहती है ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस कार्रवाई के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आज मेरे द्वारा ये बहादुराबाद में एक कंपनी है युवारोन करके, यहाँ पर कुछ मेरे पास शिकायतें मिली हुई थी और कि यहाँ पे जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, कोई भी केमिस्ट नहीं है और प्रोडक्शन और टेस्टिंग कुछ भी जो है वो नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। और जो मालिक है वो मालिक फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। लाइसेंस हालांकि जो है मुझे प्रस्तुत किया गया है इसका, बट जो भी यहाँ पे दवाइयाँ बन रही है उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और पानी की जो पानी यहाँ पर जितना भी पानी चाहिए होता है, स्टेबिलिटी दवाइयों की और टेस्टिंग एंड जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए कोई भी नियम्स नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रॉपर तरीके से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फिलहाल जो है कंपनी मेरे द्वारा जो है स्टॉप प्रोडक्शन कराया। खबर पौड़ी से है, जहां थैलीसैंड में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। पुलिस मामले को हत्या से जोड़कर देख रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के साथ वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है। घटनास्थल का जिन्होंने जायजा लिया, महत्वपूर्ण सुराग उन्होंने वहां पर बटोरे। बता दें, पुलिस ने परिजन की तहरीर पर एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश की बात कह रही है। मैं रामेश्वर प्रसाद
जो कि हरिद्वार में रहता हूँ। तो मेरे को सुबह गांव से सूचना मिली कि मम्मी की मृत्यु हो गई है, जिससे मैं मौके पे घर पहुंचा। मौके पे घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि देखा तो ये मृत्यु नहीं बल्कि हत्या है, जिससे हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई और इस करने के आदेश दिए। मैं ग्राम मुसेठी से, मेरी बहन थी सुरक्षित देवी और उसकी मृत्यु पुष्टि पाई हमने। हम 12 बजे लगभग यहाँ पर पहुँचे और हमें संदेह हुआ कि इसकी हत्या हो रखी है और फॉरेस्ट टीम में आप आई और उन्होंने अपनी जांच पूरी कर दी और हमें मतलब चिंता है कि मैं जांच कार्य में पूर्णतः सफलता मिली और जो दोषी लोग उनको सजा मिलनी चाहिए। हरिद्वार के मिस्सरपुर की शीतला विहार कॉलोनी में हाथी के आने से डर का माहौल है। वन विभाग लगातार हाथियों को आबादी क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हाथियों की लगातार दस्तक की वजह से स्थानीय निवासियों की भी परेशानी बनी हुई है। इस इलाके में आए दिन हाथियों की चहलकदमी से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हुए, हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हरिद्वार में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई, जिससे यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटती विजिबिलिटी की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने की भी अपील की। कोहरे की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी अतिरिक्त इंतजाम किए हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि उनकी जान बेहद कीमती है, इसीलिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।